रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता। फिर भी वह सफल हो ही जाता है जो कभी हार नहीं मानता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी आष्टा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत के ऊपर 2 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें प्रथम वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से यूरोप के नागरिक या पुर्तगाल के नागरिक भारत और यूरोप के बीच में समुद्र मार्गों की खोज करते हैं, जिसकी वजह से वह आसानी से भारत और यूरोप के मध्य व्यापार को स्थापित कर पाए। दूसरे वीडियो में हमने समझा कि किस प्रकार से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और किस प्रकार से अपना शासन स्थापित करती है और किस प्रकार से भारत में व्यापार को आगे बढ़ाती हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इस कंपनी की स्थापना करने वाले लोग कहाँ के थे, तो वो थे ब्रिटेन के। और इसी ब्रिटेन को हम क्या कहते हैं, इंग्लैंड भी कहते हैं। तो ब्रिटेन या इंग्लैंड का एक नागरिक, जिस व्यक्ति का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स, मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यक्ति ने 1599 ईस्वी में इस कंपनी की नींव रखी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है, ये कब की थी, तो ये की थी 1599 ईस्वी में। और किस व्यक्ति ने की थी, तो उस व्यक्ति का नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। लेकिन दोस्तों, 1599 ईस्वी में जब इस कंपनी की स्थापना होती है, उस समय इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। इस कंपनी का नाम मर्चेंट के नाम पर ही रखा गया था। लेकिन इसके 1 साल के पश्चात इस कंपनी का नाम 1600 ईस्वी में इस कंपनी का नाम पड़ता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले ही हो चुकी है, लेकिन इस कंपनी का जो नाम है वो कब निकलकर सामने आता है, तो ये आता है 1600 ईस्वी में, जिसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय बनेगा दोस्तों लंदन में। इसका जो मुख्यालय बनेगा वो कहां बनेगा, लंदन में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय है वो कहां पर बना, लंदन में बना। तो देखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही भारत में व्यापार स्थापित करना चाहेगी और व्यापार के माध्यम से अपने देश के औद्योगिक क्षेत्र को भारत में स्थापित करना चाहेगी। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होते हैं, या हमारे देश में किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है। देखिए, बात है 1600 ईस्वी की, और 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर के दिन एक इंग्लैंड की रानी या ब्रिटेन की महारानी, जिनका नाम था महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ये कहां की महारानी थी, तो ब्रिटेन की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक रॉयल चार्टर निकाला, रॉयल चार्टर। और रॉयल चार्टर में दोस्तों ब्रिटिश लोगों को या ब्रिटेन के निवासियों को यह कह दिया कि आप पूर्वी देशों के साथ में, किन देशों के साथ में, पूर्वी देशों के साथ में 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटेन के नागरिकों को या ब्रिटेन के व्यापारियों को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए कितने वर्षों की अनुमति दी थी, तो 15 वर्षों की अनुमति दी थी। और किस चार्टर के द्वारा दी गई थी, तो ये चार्टर था रॉयल चार्टर। तो देखिए दोस्तों, ये था इनका चार्टर जिसमें इन्हें अनुमति मिल गई थी। देखो किस प्रकार से अनुमति का उपयोग करेंगे। अगर हम बात करें कि 1601 ईस्वी में यहां से एक जहाज चला जिसका नाम था रेड
ड्रैगन। अगर हम रेड ड्रैगन की बात करें तो इसको चलाकर लाने वाला व्यक्ति जेम्स लैंगेस्टर था। देखिए दोस्तों कौन था, तो जेम्स लैंकेस्टर नामक एक व्यक्ति था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम जहाज जिसका नाम था रेड ड्रैगन को भारत में लेकर आया था। तो भारत में आने वाला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम जहाज कौन सा था, तो उसका नाम था रेड ड्रैगन। चला था 1601 ईस्वी में और 1601 ईस्वी से लेकर 1603 ईस्वी के मध्य यह भारत और ब्रिटेन के बीच में यात्रा करता है। तो देखिए दोस्तों ये हो जाता है हमारा प्रथम जहाज जो कहां पर आया था, भारत में आया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन सा था जो भारत में आया था, तो देखिएगा दोस्तों 1599 ईस्वी में ब्रिटेन की तरफ से एक खोजकर्ता जो खोज करने के लिए निकला था, उस व्यक्ति का नाम था जॉन मिल्डन हॉल जो दोस्तों भारत में आने वाला या भारत में प्रवेश करने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक है जो भारत में आया था। कहां से आया था, ब्रिटेन की तरफ से आया था। और कब आया था, तो 1599 ईस्वी में आया था। क्या कार्य था इसका, तो ये एक खोजकर्ता के रूप में ब्रिटेन से भारत की तरफ आया था। लेकिन दोस्तों कुछ तथ्यों के अनुसार आपको ये भी मिलेगा कि भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक थॉमस स्टीफंस था। ये व्यक्ति 1579 ईस्वी में गोवा के एक चर्च में पादरी के रूप में आ चुका था। तो कहीं कहीं आपको यह भी उल्लेख मिलेगा कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो उस व्यक्ति का नाम आपको थॉमस स्टीफंस भी मिलेगा जो 1579 ईस्वी में गोवा में आ चुका था। तो देखिए दोस्तों आप इसे मान सकते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रथम जहाज आ गया, प्रथम ब्रिटिश नागरिक आ गया, अब क्या होगा, तो देखिए जो ब्रिटिश कंपनी थी ये कंपनी क्या करेगी, हमारे भारत में अपनी व्यापारिक कोठियों को स्थापित करना चाहेगी। इस कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो इसका जो उद्देश्य था वो था व्यापार करना। ये कंपनी क्या करना चाहेगी, व्यापार करना चाहेगी और व्यापार के लिए इसको भारत में स्थापित होना पड़ेगा। तो भारत में स्थापित होने के लिए इसने सर्वप्रथम किस व्यापार को मुद्दा बनाया, तो इन्होंने बनाया मसाले को या मसाले की खोज के लिए या मसाले के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना व्यापार मुख्य समझा और मुख्य व्यापार समझा दोस्तों मसाला। तो मसाले के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया जो इनके व्यापार का हिस्सा होगा। तो देखिएगा दोस्तों ये कहां आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं सुमात्रा द्वीप। और सुमात्रा द्वीप दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के बीच में आने वाला एक द्वीप समूह है। इसी द्वीप पर सबसे पहले ब्रिटेन के नागरिक आ चुके थे। इसके बाद ये जावा द्वीप भी जाते हैं, मलक्का द्वीप भी जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में ये मसाले की खोज के लिए आए थे। तो देखिए दोस्तों अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, इनको पता चल चुका था कि भारत में एक क्षेत्र है जिसका नाम है दिल्ली, और इसी दिल्ली में उस समय मुगल काल चल रहा था या मुगल वंश का शासन था। तो मुगल वंश के शासन के लिए उस समय एक चिट्ठी आती है और मुगल वंश की राजगद्दी पर उस समय बैठा होता है अकबर। अकबर जो है उसके नाम से चिट्ठी आती है, लेकिन वो जब तक चिट्ठी आती है तब तक वो व्यक्ति मृत हो चुका था या मर चुका था। तो वो मर चुका, उसका बेटा रह जाता है, उसका नाम था जहांगीर। और जहांगीर जो है उसके समय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करती। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से करेगी हम जानते हैं। ब्रिटिश कंपनी का एक व्यक्ति, बात है 1608 ईस्वी को, जो ब्रिटिश कंपनी का एक व्यापारी या ब्रिटिश कंपनी का एक सदस्य होता है, वो व्यक्ति होता है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस दोस्तों क्या करेगा, देखिए
1608 ईस्वी में आता है और भारत में आता है। और किस दरबार में जाता है? तो ये मुगल दरबार में जाता है। मुगल दरबार में इसलिए जाता है क्योंकि ये जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर आया था। जेम्स प्रथम वही व्यक्ति हैं दोस्तों जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों की जगह इसको अनिश्चित काल तक कर दिया था। और कब कर दिया था? 1609 ईस्वी में। तो किस व्यक्ति ने किया था? तो वो था जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया था। तो अनिश्चित काल तक बढ़ाने वाला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रथम। तो देखिए दोस्तों, उसी व्यक्ति का पत्र लेकर कैप्टन हॉकिंस आगे चलता है और कहां जाएगा? तो मुगल दरबार में जाएगा। और कब जाएगा? तो 1608 ईस्वी में जाएगा। जब ये वहां पर जाता है तो उस समय इसको अकबर नहीं मिलते, इसको मिलेगा कौन? अकबर का पुत्र जहांगीर। और जहांगीर ने इन्हें भारत में व्यापार करने के लिए छूट प्रदान कर दी। और जब इन्हें भारत में व्यापार करने के लिए छूट मिल चुकी थी, और कब मिल चुकी थी? तो 1608 ईस्वी में मिल चुकी थी। तो इसी व्यक्ति ने हॉकिंस ने 1608 ईस्वी में, क्योंकि ये सबसे पहले आया था दोस्तों सूरत में, और सूरत कहां पड़ता है? गुजरात में। तो देखिए दोस्तों, इस वाले क्षेत्र में गुजरात पड़ता है। तो इसी गुजरात के सूरत में इनकी प्रथम व्यापारी कोठी या प्रथम फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति ले लेता है। और किससे अनुमति ले लेता है? तो जहांगीर से अनुमति ले लेता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात यह व्यक्ति पलट जाता है और व्यापार करने के लिए मना कर देता है। और जहांगीर ने मना किया तो यहां पर इन लोगों की कोठी बन नहीं पाई। इसलिए इनका जो प्रथम प्रयास सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कोठी खोलने का था, वो क्या हुआ था? असफल हुआ था। तो देखिएगा दोस्तों, ये कोठी खुलना असफल हो गई। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में प्रवेश करने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक, और जो किसके दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। देखिएगा दोस्तों, जहांगीर ने ही अनुमति दे दी और जहांगीर ने ही अनुमति वापस ले भी ली। उसने मना भी कर दिया, इसलिए प्रथम प्रयास असफल हो गया। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस व्यक्ति ने यहां पर मना कर दिया। लेकिन कैप्टन हॉकिंस जो है, ये किस जहाज से आया था? तो ये जिस जहाज से आया था उस जहाज का नाम था हेक्टर नामक जहाज से जहांगीर के दरबार में पहुंचा एक व्यक्ति जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। तो देखिएगा दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस के आने के पश्चात क्या होता है? एक और व्यक्ति रहता है। बात है 1611 ईस्वी की। उस समय एक व्यक्ति जिसका नाम है कैप्टन मिडल्टन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कैप्टन होता है। इस व्यक्ति ने पुर्तगालियों को क्या कर दिया था? युद्ध में पराजित कर दिया। और किनको पराजित कर दिया? तो पराजित कर दिया दोस्तों पुर्तगालियों को। किस व्यक्ति ने कर दिया? तो वो कर दिया कैप्टन मिडल्टन ने। और कब कर दिया था? तो 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन पुर्तगालियों को हरा देता है। और पुर्तगाली लोग 1498 ईस्वी से भारत में प्रवेश कर चुके थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके लगभग 102 साल बाद आती है, लेकिन पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में आ चुकी थी। तो भारत में चल रहा दिल्ली के अंदर मुगल वंश समझ चुका था कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए और भारत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अच्छा समझते थे क्योंकि इनसे अनुमति लेने जा रहे थे, और जो अनुमति लेने जाएगा उसको सीधा समझ लिया जाएगा। इसलिए इन लोगों ने पुर्तगालियों को जब हराया तो जहांगीर क्या हो गया? खुश हो गया। और इसी जहांगीर ने 1611 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कोठियां या फैक्ट्रियां खोलने के लिए अनुमति दे दी। तो देखिएगा दोस्तों, यहां एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मछलीपट्टम या मसूलीपट्टम।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मसूलीपट्टम। मसूलीपट्टम ही मछलीपट्टम था। तो मसूलीपट्टम में 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम सफल कोठी खोली जाती है, या प्रथम फैक्ट्री खोली जाती है, या प्रथम कंपनी की कोठी खोली जाती है। आप कुछ भी कहें, फैक्ट्री या कोठी एक ही बात है। तो देखिएगा, प्रथम कोठी अगर कहीं खुली तो वो कहां खुली? मसूलीपट्टम। पहला प्रयास किया तो कहां किया? सूरत में। प्रयास असफल हुआ, लेकिन यहां पर प्रथम कोठी खोल दी जाती है 1611 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों, ये एक अस्थायी कोठी थी। ये कैसी थी? अस्थायी थी। यहां पर स्थायी कोठी के रूप में इसको स्थापित नहीं किया गया था। और इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 1611 ईस्वी में। लेकिन 1611 ईस्वी के पश्चात 1613 ईस्वी में इनका जो मुख्य उद्देश्य था कोठी खोलने का, वो गुजरात के सूरत में ही था। तो 1613 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी ने, किस कंपनी ने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? सूरत में अपनी दूसरी और स्थायी कोठी को खोला, या कोठी खोली। और किन्ने खोली दोस्तों? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में जो कंपनी खुली थी वो दूसरे नंबर पर थी। प्रयास कर चुके थे, मैं बता चुका हूं, 1608 ईस्वी में। लेकिन सूरत में जो दूसरी बार खुलती है, ये स्थायी रूप से यहां पर खोली जाती हैं। और इससे पहले मसूलीपट्टम में अस्थायी खुल चुकी थी। तो देखिएगा दोस्तों, 1613 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठी कहां खोल दी जाती है? तो सूरत में खोल दी जाती है। इस प्रकार से इन्होंने भारत में अपने व्यापार को स्थापित करना चाहा, और व्यापार को स्थापित करके कुछ समय के पश्चात यहां पर यह शासन व्यवस्था को भी स्थापित करना चाहेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य यहां पर क्या क्या कार्य करती हैं। तो देखिएगा, 1615 ईस्वी की बात है। 1615 ईस्वी में एक व्यक्ति जो जेम्स प्रथम का ही दूत था, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो हैं, ये 1615 ईस्वी में मुगल दरबार में आएगा। कहां आएगा? मुगल दरबार में। तो मुगल दरबार में दोस्तों जब ये व्यक्ति आएगा, तो ये व्यक्ति मुगलों के साथ या मुगलों के संपूर्ण साम्राज्य के साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की पूर्णता छूट ले लेता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल साम्राज्य के बीच व्यापारिक क्षेत्रों की जो छूट पाने वाला व्यक्ति कोई था, या उस व्यक्ति ने जिसने मुगल साम्राज्य के संपूर्ण क्षेत्र पर व्यापार करना चाहा या व्यापार करने की अनुमति ली, वो व्यक्ति था सर टॉमस रो। ये व्यक्ति भी मुगल दरबार में पहुंचा था। ये किसके बाद? कैप्टन हॉकिंस के बाद। और ये दूसरा व्यक्ति था। तो देखिएगा, कैप्टन हॉकिंस आता है 1608 ईस्वी में, और जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर सर टॉमस रो आता है मुगल दरबार में 1615 ईस्वी में। ये व्यापार की अनुमति लेने के पश्चात यहां पर धीरे धीरे समझ जाते हैं कि भारत में व्यापार करना जितना आसान है, उतना ही आसान यहां पर शासन व्यवस्था को स्थापित करना भी है। लेकिन दोस्तों, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शिकंजा पहले ही यहां पर कस चुकी थी। तो इन दोनों कंपनियों के बीच में भिड़ंत होती है, लेकिन भिड़ंत युद्ध के रूप में नहीं होती, भिड़ंत होती है व्यापारिक क्षेत्रों में। लेकिन व्यापारिक क्षेत्रों में कौन सी कंपनी ज्यादा प्रगति करेगी? तो वो कंपनी होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिएगा दोस्तों, बात है 1639 ईस्वी की। 1639 ईस्वी में एक स्थान जिसका नाम है मद्रास, और इस मद्रास की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और मद्रास की स्थापना करने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और कब करते हैं? 1639 ईस्वी में। और 1639 ईस्वी में यहां पर मद्रास की स्थापना होती है। तो देखिए दोस्तों, मद्रास की क्या हो चुकी है? स्थापना। और मद्रास की स्थापना कब होती है?
उनचालीस ईस्वी में। तो जब 1639 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है तो कुछ वर्षों के पश्चात 1996 ईस्वी में यही मद्रास या मद्रास ही क्या बन जाता है, चेन्नई बन जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, मद्रास की स्थापना हो चुकी है और वही मद्रास आगे जाकर क्या बना, चेन्नई बना। और इसी मद्रास को वर्तमान में हम चेन्नई के रूप में जानते हैं। तो चेन्नई की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी, जो 1996 ईस्वी में नाम आया है। उससे पहले उसको मद्रास के नाम से जाना जाता था। तो देखिएगा दोस्तों, इसके पश्चात ये कंपनी क्या करती है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कार्य करेगी, हमारे देश में अनेकों जगहों पर, जैसे कलकत्ता हुआ, कलकत्ता में एक नई चीज ले आएगी। इस कलकत्ता को, यहां पर पड़ता है कलकत्ता, और कलकत्ता के अंदर ये इसको प्रेसिडेंसी नगर बना देती हैं। और इसको प्रेसिडेंसी नगर कब बनाएगी, तो प्रेसिडेंसी नगर इसको बनाएगी दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1700 ईस्वी में। 1700 ईस्वी में इन्होंने प्रेसिडेंसी नगर बनाया। लेकिन जब प्रेसिडेंसी नगर बनाया तो यहीं पर इन्होंने क्या किया था, अपने व्यापारिक क्षेत्रों को ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और ये जो प्रेसिडेंसी नगर है ये कलकत्ता में था, और यहीं पर इन्होंने क्या बनाया, मुख्यालय बनाया 1700 ईस्वी में। जो कलकत्ता 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक, 1774 से लेके 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी भी रहा। भारत की क्या रहा, राजधानी। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों, भारत की जो राजधानी बना था ये क्या बना था, कलकत्ता। और कलकत्ता कब राजधानी बनता है, तो 1774 ईस्वी से लेकर 1711 ईस्वी तक भारत में ब्रिटिश भारत की राजधानी रहता है कलकत्ता। और 1 अप्रैल सन 1912 ईस्वी को हमारे देश की राजधानी बन जाती है दिल्ली, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था, वहीं पर अपनी राजधानी को भी स्थापित किया था। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बड़े बड़े शहरों में अपना अधिकार जमाती जा रही थी और व्यापार को आगे बढ़ाती जा रही थी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि चेन्नई, कलकत्ता और दिल्ली वाले क्षेत्र में अपने अधिकारों को स्थापित करने का ये प्रयास कर रही थी, और यहाँ पर जो सूरत पड़ता है, इस सूरत में ऑलरेडी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसकी कोठी खुल चुकी थी। तो देखिए, बात है 1661 ईस्वी की, और 1661 ईस्वी में होता क्या है, भारत में स्थापित पहले से ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में आई हुई दूसरी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, या दोनों देशों के राजाओं या रानियों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। तो देखिएगा, बात है 1661 ईस्वी की, पुर्तगाल की महारानी, कहाँ की महारानी, पुर्तगाल की, पुर्तगाल की रानी होती है जिनका नाम था कैथरीन। और कैथरीन कहाँ की रानी थी, तो पुर्तगाल की रानी थी। सब ये क्या करती हैं, यहां पर ब्रिटिश राजा, ये ब्रिटिश राजा रहे जिनका नाम था चार्ल्स सेकेंड दोस्तों ब्रिटिश राजा थे और कैथरीन पुर्तगाली रानी थी। इन दोनों का विवाह या इन दोनों की मैरिज या इन दोनों की शादी हो जाती है 1661 ईस्वी में। इसलिए पुर्तगालियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजा उनके बीच में या ब्रिटिश नागरिक के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। और इस वैवाहिक संबंध में एक नई चीज देखने को मिली कि पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में चार्ल्स सेकेंड को मुंबई दे दिया, या हम उस समय कह सकते हैं इन्होंने बंबई दे दिया। तो देखिए दोस्तों, उस समय ये बंबई कहलाता था। तो बंबई दोस्तों कहां है, यहां पर है। तो बंबई किसको मिल चुका था, चार्ल्स सेकेंड को। और इसी चार्ल्स सेकेंड ने 10 पाउंड वार्षिक किराए के हिसाब से
बम्बई किसको दे दिया था? तो बम्बई दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जब बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया तो ये चार्ल्स सेकेंड को इसका किराया देती थी और मुंबई में अपना सूरत से हटाकर मुख्यालय इन्होंने स्थापित कर लिया। और कब कर लिया था? तो ये स्थापित किया था 1687 ईस्वी को, जो 1688 ईस्वी में पूर्णतः बन चुका था। तो मुंबई में या बंबई में अब मुख्यालय किसका हो चुका था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो पहले कहां पर था? सूरत में था। तो अब इनका व्यापारिक केंद्र मुख्य कहां बन चुका था? बंबई, जो पहले कहां था? सूरत में। तो इस प्रकार से भारत के बड़े बड़े शहरों में इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करने के हिसाब से इन्होंने अपने देश में आकर व्यापारिक कोठियों को खोला और धीरे धीरे प्रत्येक शहरों पर कब्जा कर भारत के कोने कोने में फैल गए और भारत को गुलाम बनाने की प्रोसेस में लग गए। तो देखिएगा दोस्तों, ये इसलिए भी भारत को गुलाम बनाने की प्रोसेस में लग गए क्योंकि भारत में उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पूरे भारत को एकजुटता के साथ में रख सके। इसलिए भारतीय लोगों की शक्तियां छिन्न भिन्न थी। उसका फायदा उठाते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के साथ में यहां पर शासन स्थापित हो जाता है। और किस प्रकार से यहां 1600 ईस्वी से लेकर 1797 ईस्वी तक व्यापार करती हैं और 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत में पूर्णतः शासन करना स्थापित कर देती हैं, जो 1947 ईस्वी तक रहता है। तो देखिएगा दोस्तों, इन्होंने हमें व्यापारिक चीजों से जोड़ा और हमारे साथ व्यापार किया और व्यापार करते करते हम लोगों को गुलाम बना लिया। उसका मुख्य कारण यह था कि ये भारत के कोने कोने में फैल चुके थे और बड़ी बड़ी जगहों पर इनकी फैक्ट्रियां खुल चुकी थी। तो देखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास जो है ये इस प्रकार से ही रहता है जो भारत में हमने अभी पढ़ा। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक किला भी बनाती है, उस किले का नाम है सेंट जॉर्ज किला। और सेंट जॉर्ज किला दोस्तों चेन्नई में बनता है। कौन सा किला? सेंट जॉर्ज किला। तो सेंट जॉर्ज किला दोस्तों कहां पर बना था? तो ये बना था चेन्नई में। और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। देखिएगा दोस्तों, इन्होंने हमारे देश में शासन स्थापित नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे शासन को कर चुकेंगे। या कैसे करेंगे? तो इस भाग में हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को पढ़ा। आगे जाकर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे शासन करती है इसको पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें कि 2013 की बात है, 2013 में ब्रिटिश कंपनी हमारे देश के क्रिकेटर खिलाड़ी जिनका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर जो हैं, इन्होंने 2013 में अपना 200वां टेस्ट मैच खेला। और 200वां टेस्ट मैच जो खेला था उसी उपलक्ष्य में सचिन तेंदुलकर के नाम से या सचिन तेंदुलकर के चित्र के साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 2013 में 210 सिक्के जारी करती हैं। किस व्यक्ति के सम्मान में करती हैं? सचिन तेंदुलकर के सम्मान में करती हैं। यह सिर्फ बात है कंपनी की। कंपनी समाप्त नहीं हुई है, सिर्फ हमने यहां देखा है कि भारत में कंपनी किस प्रकार से आती है और किस प्रकार से यहां पर स्थापित होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास 1600 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक चलेगा, जो हम इसको धीरे धीरे कवर करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई इसको समझा है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत समझ में आया होगा या बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।